हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास में। ये करंट अफेयर आपकी डेली क्लास होती है ये, और इस क्लास का जो डेटा है आपके हर एक वनडे एग्ज़ाम के लिए, यहाँ तक पीसीएस प्री के लिए भी ये डेटा आपकी क्लास के लिए सफिशिएंट होगा। तो इस क्लास को आप डेली लें और इस क्लास को शुरू से लास्ट तक लें, ठीक है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कामगार साबित होने वाली है आपके एग्ज़ाम में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। और क्लास अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक भी ज़रूर करेंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि ये क्लास और आने वाली सभी क्लासें आपको उनका सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला सवाल हमने यहाँ पे लिया है। पहला सवाल है यहाँ पे, क्वाकवरेली ये जो है साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 फॉर सस्टेनेबिलिटी के लिए शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा होगा। देखो नाम थोड़ा सा ज़रूर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है। आपको क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग याद रखनी है ना। ये क्या है आपकी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 की है, और 2025 की किसके लिए है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है। इस तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक है, यानी कि सतत विकास के लिए। तो इसमें जो है टॉप भारतीय स्थल कौन सा है या भारतीय संस्थान कौन सा है, टॉप में भारत का नंबर कहाँ पर आया है, किसका आया है टॉप में, तो आईआईटी दिल्ली का आया है, आईआईटी खड़गपुर का, आईआईटी बॉम्बे का, आईआईटी कानपुर का। अगर देखो बात करें हम यहाँ पे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की अगर बात करी जाए तो भाई ये रैंकिंग आई है और ये आई है 2025 की, ठीक है। अब इस रैंकिंग की अगर बात करी जाए 2025 की इस रैंकिंग की बात करें तो ये रैंकिंग आई किसके लिए है, तो यहाँ पे कह रहा है फॉर सस्टेनेबिलिटी, इसके लिए ना, तो ये किसके लिए है, सस्टेनेबिलिटी के लिए। ध्यान रखेंगे है किसके लिए, तो वही ये है सस्टेनेबल के लिए, ठीक है। चलिए सस्टेनेबल या सस्टेनेबिलिटी इसके लिए है ये रैंकिंग, ठीक है। अब दूसरी बात ये आई है कि भाई वर्ल्ड में जो है यहाँ पे देखो, ये तो हुई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो टॉप पे वर्ल्ड की, पूरी वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी कौन सी है। अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर कौन सी यूनिवर्सिटी आती है, फर्स्ट नंबर पर आती है कनाडा की यूनिवर्सिटी जिसका नाम है टोरंटो यूनिवर्सिटी। कौन सी आती है टॉप पर, तो ये है आपकी टोरंटो की बात करें टोरंटो यूनिवर्सिटी हो जाएगी, और ये टोरंटो यूनिवर्सिटी कहाँ की हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी कनाडा की, ठीक है। अब उसने पूछा है भारत में कौन सी टॉप पर आई है, तो अगर भारत की बात करें तो जो भारत की आई है, भारत में जो प्रथम नंबर पर आई है, भारत में आई है आईआईटी दिल्ली, ठीक है। भारत में आई है आपकी आईआईटी दिल्ली। और अगर इसका स्थान आईआईटी दिल्ली का स्थान अगर पूछें कि भाई पूरे विश्व में कौन से स्थान पर आया है, तो जो ये पूरे विश्व में आया है ना, पूरे वर्ल्ड में आई है 171वें स्थान पर। पूरे वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग क्या है, 171 है। और प्रथम नंबर की बात करें तो टॉप में भारत की पहली कौन सी आई है, आईआईटी दिल्ली की बात करें तो आईआईटी दिल्ली यूनिवर्सिटी आई है, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन है। देखो सवाल सबसे पहले ये बनेगा कि जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की बात करें रैंकिंग की 2025 की, तो पूरे वर्ल्ड में टॉप पर कौन सी है, टोरंटो यूनिवर्सिटी है। और अच्छा सवाल ये बनेगा कि भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर आई है, तो भारत की आई है आईआईटी दिल्ली। और दूसरा ये सवाल बनेगा कि भारत की जो आईआईटी दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो पूरे वर्ल्ड में कौन से नंबर पर आई है, तो ये आई है 171वें नंबर पर, ठीक है। चलिए इतना डेटा आप याद रखेंगे। आगे अगला सवाल, तो भाई ये है हमारी आईआईटी दिल्ली। अगला सवाल नंबर 2 है, स्टार लगा लेंगे। देखो ये सवाल भी अच्छा है। यह है कि राज्यसभा के जो सभापति हैं इनको किस अनुच्छेद के तहत पद से हटाया जाता है। अभी आपको ये पता होगा कि राज्य के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, है ना। तो इनको किस आर्टिकल से, अगर मैं देखूं तो ये पॉलिटिकल का सवाल लग रहा है, लेकिन पॉलिटिका है ये तो बात ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल करंट के साथ में मिलकर सवाल आया है। तो भाई बताएंगे, अनुच्छेद 65 में है, अनुच्छेद 66 में, अनुच्छेद 67 में, अनुच्छेद 68 में कौन सा आर्टिकल हो जाएगा। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, इस राज्यसभा का पदेन सभापति। अब देखो पहली बात तो यह है कि जो पदेन सभापति होगा वो कौन होगा, पदेन सभापति वो होगा आपका उपराष्ट्रपति। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।
ये बात किस आर्टिकल में की जाती है कि ये राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। देखो इसे मैं अपनी तरफ से तो नहीं बोल रही हूँ, ये आर्टिकल 64 में बाकायदे लिखा हुआ है। आर्टिकल 64 ये कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। ठीक है, अब राज्यसभा का पदेन सभापति है तो इसको हटाने के लिए भाई कहीं ना कहीं संसद की प्रोसेस ही होने वाली है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे बात करें तो वही पहली बार जो है प्रस्ताव लाया गया है। ये चर्चा में क्यों बना है, क्योंकि आज तक कभी भी उपराष्ट्रपति को हटाने की बात नहीं करी गई। ठीक है, अब यानी कि जो राज्यसभा का सभापति है उसको हटाने के लिए पहली बार प्रस्ताव लाया है। इंपॉर्टेंट बात तो देखो ये है क्योंकि भाई प्रथम, या मैं कहूँ कि प्रथम प्रस्ताव आया है हटाने के लिए। ठीक है, पहली बार प्रस्ताव लाया गया है, इसलिए जो है प्रस्ताव पेश किया गया है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसलिए। अब दूसरी बात आप लोगों की यह आती है कि भाई इनको पद से हटाना है ना, पद से हटाना है तो भाई इनको पद से हटाने के लिए अगर हटाने की बात करें तो कौन सा आर्टिकल के तहत इनके साथ चर्चा करी जाएगी, तो एक आर्टिकल आता है 67 का ए, 67 का ए। ठीक है, यहाँ पे 67 का ए। अब वो कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत पद से हटाया जाएगा, तो यहाँ पे जो पद से हटाया जाएगा ये हटाया जाएगा आपका 67 का बी। ठीक है, इसके तहत इसको हटाया जाएगा, ए को खत्म करेंगे, 67 का बी के द्वारा इनको पद से हटाया जाएगा। अब एक बात और आती है कि भाई इनको क्या डायरेक्टली हटा देंगे, भाई देखो राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो काम संभालते हैं उपराष्ट्रपति। कहने का मतलब ये है कि ये जो है हमारे, अगर स्तर से बात करें तो ये दूसरे स्तर के हमारे जो है व्यक्ति आते हैं भारत में, तो भाई इनके लिए नॉर्मल प्रोसेस तो नहीं होगा सामान्य, इनके लिए एक टिपिकल प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले तो अगर इनको पद से हटाना है तो पहली कंडीशन, कुछ कंडीशन होती हैं, देखो सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि भाई इनको 14 दिन पहले जो है यहाँ पे 14 दिन पहले भाई इनको यहाँ पे सबसे पहले इनको 14 दिन पहले बताना होगा, इनको नोटिस देंगे बाकायदा कि जी आपको हम जो है आपको हटाने के लिए संसद में या फिर हम राज्यसभा में प्रस्ताव ला रहे हैं। ठीक है, तो 14 दिन पहले इनको यहाँ पे नोटिस दिया जाएगा। तो जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीश धनखड़। अगर इनकी बात करें वर्तमान में कौन है तो ये है जगदीश धनखड़ की बात करूं तो ये है जगदीश धनखड़। ठीक है, जगदीश धनखड़ जो है उपराष्ट्रपति हैं। अब जगदीश धनखड़ के पास में 10 दिसंबर की बात करी जाए तो भाई 10 दिसंबर 2024 को इनको जो है एक नोटिस दिया गया, और नोटिस में ये था कि हम आपको हटाने के लिए प्रस्ताव ला रहे हैं संसद में। ठीक है, कि हम प्रस्ताव लाएंगे राज्यसभा में। ठीक है, तो ये प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया इनको 10 दिसंबर को। अब इसके बाद में दूसरी बात आती है कि भाई अगर ये प्रस्ताव इनको हमने यहाँ पे नोटिस दे दिया है और अगर लेकिन ये प्रस्ताव ले आते हैं तो इसके बाद में नोटिस देने के बाद में 10 दिन बाद में राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा, और ये जो प्रस्ताव है जब ये राज्यसभा में लाया जाएगा तो उस टाइम पे जो सदस्य हैं टोटल के, यानी कि जो कुल सदस्य हैं मैं कहूँ तब उस टाइम पे जो सदस्य तत्कालीन सदस्य हैं उस टाइम के, तो उन सदस्यों को जो है यहाँ पे बहुमत चाहिएगा। तो इन सदस्यों का यानी कि जो टोटल मेंबर हैं इनका बहुमत चाहिएगा, और बहुमत कितना होता है 50% + 1। ठीक है, ये तो भाई इतना, अगर इतने व्यक्ति इनको इस प्रस्ताव को पास कर देते हैं तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए आगे प्रोसेस चलाई जाएगी। ठीक है, तो भाई ये पारित हो जाता है तो इनको पद से हटाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ये है हमारे जगदीश धनखड़ जी जो हमारे इस टाइम पे उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति भी हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल आता है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि हाल ही में यूनेस्को ने किस देश की चावल से बनी शराब जिसका नाम है साके, इस साके को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। देखिए यूनेस्को क्या काम करता है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत पुरानी है, बहुत पुराने प्रोसेस हैं, बहुत पुरानी संरक्षित, यानी कि किसी भी चीज़ को संरक्षित करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी उसको स्पेशल दर्जा दे देता है ताकि कोई उसके साथ छेड़छाड़ ना करे, है ना। तो एक यहाँ पे भी साके एक पेय पदार्थ है, और ये पेय पदार्थ क्या है भाई, ये है शराब। इसको साके शराब को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है। ऐसा क्या हुआ है इसके साथ, चलिए बात करें। देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले साके की, तो जो ये साके है, अगर इसकी बात करूँ तो ये साके जो है जापान में बनाई जाने वाली शराब है ये। ठीक है, जापान में बनाई जाने वाली शराब है। ठीक है, जापान में बनाई जाने वाली शराब। अच्छा, इस शराब को इतना स्पेशल क्यों माना जा रहा है, क्योंकि जो जापान में बनाई जाने वाली शराब है इसकी जो विधि है ये आज के टाइम की नहीं है।
ये विधि लगभग 1000 साल पुरानी है, ठीक है। ये विधि लगभग 1000 साल पुरानी है, ठीक है। 1000 साल पुरानी ये विधि है और इस विधि को जो है यहाँ पे सुरक्षित रखने के लिए भाई इन्होंने क्या कहा है कि सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है इस विधि को, शराब को नहीं दिया है, बल्कि शराब तो भाई उस विधि को, ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि ये है क्या चीज़। सबसे पहले मैंने बात करी कि भाई साके क्या चीज़ है, तो भाई साके है जापान के चावल से बनने वाली शराब है, यानी कि जापान का चावल है कहाँ का, जापान का, और इस जापान के चावल से बनेगी यहाँ पे शराब, ठीक है। दूसरी बात ये है कि भाई इसको चुना किसने है, तो जो यूनेस्को है इसने, अगर बात करें यहाँ पे यूनेस्को की, तो भाई इस यूनेस्को ने इसको क्या अमूर्त धरोहर का जो है दर्जा दिया है। किसका? अमूर्त धरोहर का दर्जा, ठीक है। अमूर्त धरोहर क्या है कि भाई ना तो इसको हम छू सकते हैं ना टच कर सकते हैं, ये क्या है, एक विधि है, तो भाई इसे अमूर्त धरोहर का दर्जा दिया गया है, ठीक है। मतलब इसे बोला है कि ये दिव्य उपहार है इनके लिए, ठीक है, ये दिव्य उपहार है, ये बात यहाँ पे इन्होंने। दूसरी बात भाई अमूर्त धरोहर की बात करें तो अभी तक अमूर्त धरोहर कितने हैं, अगर बात करी जाए यहाँ पे अमूर्त धरोहर की बात करी जाए तो भाई अभी तक अमूर्त धरोहर कितनी थी, ये थी 15, ठीक है। अगर 15 की बात करें तो भाई 15वीं कौन सी थी, 15वीं थी गरबा डांस, ठीक है। गरबा नृत्य की बात करें तो ये थी गरबा नृत्य। फिर उसके बाद में 14वें नंबर की 14 नंबर की कौन सी थी, ये थी पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा, ठीक है। 14 नंबर की थी दुर्गा पूजा। अब अमूर्त धरोहर की अगर मैं बात करूं तो इसमें कालबेलिया डांस 2010 में शामिल किया गया था। और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें शामिल हो पूछी जाएगी, कुंभ का मेला। अगर कुंभ मेले की बात करी जाए तो जो महाकुंभ मेला है, महाकुंभ मेला, इसको इसमें कब दर्जा दिया गया था, 2017 में। ये आपसे पूछा जाएगा खास करके यूपी के एग्जाम में, क्योंकि यूपी में है महाकुंभ प्रयागराज में, ठीक है। चलिए विश्व धरोहर की अगर बात करी जाए तो जो विश्व धरोहर है, विश्व धरोहर की बात करें तो विश्व धरोहर कितनी है वर्तमान की बात करें तो ये है 43। और 43 नंबर की कौन सी है, तो 43 नंबर में असम में एक कब्रिस्तान पड़ता है जिसका नाम है मोइदम, ठीक है। ये है मोइदम जो असम में कब्रिस्तान पड़ता है, ये है हमारी 43 नंबर की विश्व धरोहर। तो यहाँ पे साके क्या चीज़ है, साके है जापान में जो है देखेंगे चावल से बनने वाली शराब है, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे जापान, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये हमारी एक सांस्कृतिक विरासत का दर्जा इसको दिया गया है, ठीक है, साके को, शराब को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जापान की, आप देखेंगे जापान की शराब रखी है, वाइन, ठीक है। तो जो साके है इसका नाम साके। चलिए आगे बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 है कि हाल ही में यूनिसेफ का 78वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। यूनिसेफ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, स्टार मार्क कर लेंगे। ये 8 दिसंबर को, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर। यूनिसेफ का 78वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। देखिए अगर बात करें हम सबसे पहले यूनिसेफ की, यूनिसेफ की अगर बात करी जाए तो यूनिसेफ क्या है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है ना। ये है क्या चीज, ये है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है। ये है ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की अगर बात करें तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब होती है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो देखिए अभी आपको दिवस भी यहीं से याद हो जाएगा। इसकी स्थापना होती है 11 दिसंबर को। कब होती है इसकी स्थापना, होती है 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है, न्यूयॉर्क पड़ता है आपका यूएसए में। तीसरी बात है कि अच्छा यूनिसेफ को शांति का पुरस्कार भी, यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। अगर यहाँ पे इसकी ब्रांड एम्बेसडर की बात करी जाए तो भाई इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अगर इसकी ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो ये कौन हो जाएंगी, करीना कपूर। कौन है, ये हैं करीना कपूर। दूसरी बात ये आती है कि भाई इसको शांति नोबेल प्राइज मिला था, और ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। यूनिसेफ का शांति का जो नोबेल प्राइज है, अगर इसकी बात करें तो भाई इनको शांति का नोबेल प्राइज कब मिला था, ये मिला था 1956 में। अब देखिए इसकी मैंने बात करी कि भाई इसको जो है यूनिसेफ का स्थापना दिवस की बात करें तो 78वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है,
तो भाई 11 दिसंबर को इसकी स्थापना होती है। तो ये कब बनाया गया? 11 दिसंबर। आंसर होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे यूनिसेफ डे की बात हो रही है, ये मनाया गया है आपका 11 दिसंबर को, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिसेफ डे। चलिए, अगला सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? हाल फिलहाल में संयुक्त राष्ट्र ने जो है, यूएन ने आजीवन, देखो किसने, ये यूएन ने दिया है, किसने दिया है? यूएन ने आजीवन उपलब्धि के लिए किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 के, ठीक है। चलिए, यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया गया है, ध्यान रखेंगे। तो अगर यहाँ पे बात करी जाए तो ये फिलिप नोयस को दिया गया है, मिशेल बैचेलेट को दिया गया है, माधव गॉडगिल को, या फिर यहाँ पे सामंत हार्वे को, किसको दिया गया है? देखो, सबसे पहले तो चैंपियन ऑफ द अर्थ के पुरस्कार की बात करी है, किसकी? पहले बात कर रहे हैं हम यहाँ पे चैंपियन ऑफ द अर्थ, ठीक है, चैंपियन ऑफ द अर्थ। ये जो पुरस्कार है चैंपियन ऑफ द अर्थ, ये 2024 का अवार्ड की बात करी जा रही है। तो अगर इस अवार्ड की बात करी जाए चैंपियन ऑफ द अर्थ की, तो भाई ये इसका संबंध किससे है? देखो, सबसे पहली बात तो है कि भाई इसका संबंध किससे होगा? तो जो पर्यावरण है इसका संबंध होगा पर्यावरण से, यानी कि इसका संबंध किससे होगा? इसका संबंध होगा पर्यावरण से। और पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होगा। ये पूरी जिंदगी में जिसने पर्यावरण के लिए काम किया है उस व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस काम पर न्यौछावर करी है। तो ये क्या होगा? पर्यावरण का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होगा, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होगा, ये अचीवमेंट अवार्ड होगा, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है, अगर मैं पर्यावरण की बात करूं, अच्छा दूसरी बात, अगर मैं पर्यावरण की बात करूं तो वही पर्यावरण के लिए कौन काम करता है? पर्यावरण के लिए काम करता है यूएनईपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसके लिए यूएनईपी काम करता है, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम काम करता है। अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करूं तो इसका फॉर्मेशन कब होता है? इसका फॉर्मेशन कब होता है? तो इसका फॉर्मेशन होता है 5 जून को। कब होता है? 5 जून 1975 को इसका फॉर्मेशन होता है। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा इसका? अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा नैरोबी, केन्या में, नैरोबी, और ये पड़ता है आपका केन्या में, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अच्छा, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करी जाए तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन हो जाएंगे? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे इंगर एंडरसन। क्या नाम हो जाएगा? इनका नाम है इंगर एंडरसन। की बात करें तो ये हो जाएंगे इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, यूएनईपी के। अब मैंने यहाँ पे बात करी है कि भैया पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अब बात करें दिया किसको गया है। अच्छा, तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है आपको माधव गॉडगिल को। किसको दिया गया है? ये दिया गया है माधव गॉडगिल को, ठीक है। दिया किसने है? तो ये दिया है यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ने इसको दिया है, ठीक है। अच्छा, एक नाम यहाँ पे फिलिप नोयस है, और फिलिप नोयस मैंने आपको 2-3 दिन पहले क्लास में पढ़ाया था। फिलिप नोयस नाम, ये सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट इनको मिला है। क्या मिला है इनको? सत्यजीत रे जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, अचीवमेंट अवार्ड, इनको ये मिला है। अब एक नाम आता है यहाँ पे मिशेल बैचलेट का। मिशेल बैचलेट नाम भी मैंने आपको बताया है। और मिशेल बैचलेट की बात करूँ तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था, इनको मिला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात करी जाए तो इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है। और सामंत हार्वे की बात करूं तो सामंत हार्वे भी इम्पोर्टेंट है। और सामंत हार्वे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सामंत हार्वे को ऑर्बिटल के लिए इनको पुरस्कार मिला था, बुकर पुरस्कार। तो इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? इन्हें मिला है बुकर पुरस्कार। और बुकर पुरस्कार इनको किस क्षेत्र में? तो इनको ऑर्बिटर के लिए मिला है, ठीक है, ऑर्बिटर के क्षेत्र में। तो आपको आंसर ध्यान रखना है माधव गॉडगिल, ठीक है। और इन्होंने पूरी लाइफ अपनी इन्वायरमेंट पे दी है।
ध्यान रखेंगे। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला है, यूएन के द्वारा दिया गया है। इसका संबंध होता है पर्यावरण से, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो आप देखेंगे ये है माधव गॉडगिल। चलिए अगला सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ आयोजित होंगे। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ आयोजित होंगे? जम्मू और कश्मीर में, लद्दाख में, सिक्किम में, या फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों में। अगर यहाँ पे बात करें, देखो खेलो इंडिया विंटर गेम्स की अगर बात करें, यहाँ पे खेलो इंडिया विंटर गेम की अगर बात करी जाए, विंटर गेम्स, और ये 2025 वाले हो रहे हैं, ठीक है। इनकी बात करें, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की अगर बात करी जाए, तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि इनको जो है शुरू किसने करा है। अगर बात करें तो ये किसके द्वारा कराए जाते हैं, इनको शुरू कौन करता है? खेल मंत्रालय। कौन करेगा? इनको शुरू करता है इनका खेल मंत्रालय। और खेल मंत्रालय की बात करें तो इनके मंत्री कौन हो जाएंगे? मनसुख मंडाविया। क्या नाम होगा इनका? नाम है मनसुख मंडाविया, खेल मंत्री हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 वाले, इनको होस्ट कौन करेगा। बात आती है कि भाई इनको होस्ट कौन करेगा। इनको होस्ट करने वाला है जम्मू कश्मीर। एक तो जम्मू कश्मीर होस्ट करेगा और दूसरा करेगा इनको लद्दाख, ठीक है। दूसरा करेगा इनको लद्दाख, ठीक है। ये दोनों जगह होस्ट किए जाएंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तीसरी बात ये आती है कि भाई ये कौन से हैं? 2025 वाले, है ना। तो आपको ये पता होगा कि 2025 वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुए थे। और पैरा गेम्स की बात करें तो अगर बात करें 2025 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स साथ में पैरा गेम्स, साथ में जो पैरा गेम्स हैं ये कहाँ होने वाले हैं। तो अगर इनकी बात करें तो ये कहाँ होंगे? इनको होस्ट करने वाला है बिहार। इनको कौन होस्ट करेगा? इनको होस्ट करने वाला है बिहार। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कहाँ होंगे? जम्मू कश्मीर में भी होंगे और लद्दाख में भी होंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि दोनों में होंगे, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल है हमारे यहाँ पे सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है कि हाल ही में जीएम की पूरी तरह से अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है। ऐसा कौन सा स्टेट बना है जो भाई यहाँ पे जीएम को पूरी तरीके से अपना रहा है। जीएम का मतलब क्या है? ये है गवर्नमेंट यहाँ पे ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को कौन कंप्लीटली 100% अपना रहा है। चलिए तो ये हरियाणा ने अपनाया है पूरे तरीके से, गुजरात ने, मध्य प्रदेश ने या उत्तर प्रदेश ने। अगर बात करें, देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जीएम की, ठीक है। तो ये है क्या चीज़? ये है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। है क्या चीज़? ये है आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ई मार्केट प्लेस की बात करें तो भी इसको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को 100% जो है अगर अपनाने वाले की बात करें तो अपनाने वाला जो राज्य है वो कौन सा स्टेट हो जाएगा? ये स्टेट हो जाएगा आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ठीक है। 100% जो अपनाने वाला है उत्तर प्रदेश है। अब दूसरी बात है कि भाई ये काम क्या करता है, जीएम का काम क्या है, ई मार्केट प्लेस का काम क्या है। इस ई मार्केट प्लेस का काम है कि जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, उनको ऑनलाइन देना, है ना। यानी कि जो भी हमारे पास में वस्तु हैं और जितनी भी हमारे पास में सेवा हैं, इनको ऑनलाइन करना। ऑनलाइन करने का मतलब क्या है कि जितनी भी चीज़ें खरीदी जा रही हैं, जितनी भी चीज़ें खरीदी जा रही हैं या फिर जितनी भी चीज़ों पे बिक्री की जा रही है, ठीक है, ये सब कैसी हो? ऑनलाइन हो। अच्छा, अगर ये ऑनलाइन होगी तो फिर फ़ायदा क्या होगा? अगर इसके फ़ायदे की बात करें तो फ़ायदा क्या होने वाला है? देखो, जो बीच में दलाली होती है, जो बीच में दलाल होते हैं किसी भी वस्तु के लेने में, देने में, आदान प्रदान में जो दलाल होते हैं, तो ये भी दलाली पर रोक लगाने का काम करेगा। यानी कि कैसा काम कर रहा है? दलाली पर रोक, ठीक है। चलिए अब दूसरी बात ये आती है कि भाई इसको शुरू कब किया गया था। ई मार्केट प्लेस की बात करें तो इसको शुरू कब किया गया था? 2016 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 100% अपनाने वाला कौन सा राज्य हो गया? ये आपका राज्य हो गया उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए
अगले सवाल की तरफ तो मैंने यहाँ पे कि देखो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश बिकम फर्स्ट स्टेट्स जो फुल्ली क्या है एडोप्ट कर चुका है, यानी कि जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है उसको, ठीक है सिर्फ, तो यहाँ पे आप देख लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है कि हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत किन राज्यों की ग्राम पंचायतों का कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार मिला है। तो किन राज्य पंचायतों को भाई यहाँ पे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के द्वारा 2024 में किन राज्यों को ग्राम पंचायतों को कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार मिला है। ये महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश को मिला है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, ओडिशा, असम, किन को मिला है। देखो इसका आंसर तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ये आंसर हो जाएगा सही कि महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश को कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो है इनको राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 का पुरस्कार मिला है। इसमें कौन कौन से ग्राम पंचायतों का जो है यहाँ पे कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत मिला है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश को, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, मैंने एक पेपर लिया है अलग, यहाँ देखेंगे। अगर सबसे पहले बात करी जाए तो जो आपका कार्बन, बात करें यहाँ पे कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत की बात करें, न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार की अगर बात करी जाए तो ये जो पुरस्कार है, और ये पुरस्कार है आपका 2024 का, ठीक है। इसकी बात करें तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्या है। तो मैं बात करूं भाई सबसे पहली बात तो ये किसे मिला है, तो भाई ये किसे दिया गया है, तो ये मिला किसे है, ये मिला है महाराष्ट्र, और कौन सा था, यूपी था साथ में, और कौन सा था, ओडिशा। इन 3 राज्यों की बात करें, इन 3 राज्यों को मिला है। दूसरी बात भाई दिया किसने है, किसके द्वारा दिया गया है, अगर ये बात करी जाए तो ये जो है आपका किसने दिया है, ये दिया है विज्ञान भवन दिल्ली में, ठीक है। कहाँ दिया है, ये दिया है भाई विज्ञान भवन दिल्ली की बात करें, यहाँ पे दिया गया है। अब तीसरी बात ये आती है कि ये तो बिल्कुल सही है यहाँ पे, तो इनको मिला है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे पंचायती राज दिवस की, तो ये कब मनाया जाता है आपका, पंचायती राज दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है ना। देखो पंचायती राज दिवस की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पे एक अमेंडमेंट होता है, एक संविधान में संशोधन होता है, और संविधान में जो संशोधन होता है, ये संविधान में एक आर्टिकल आता है, हम देखेंगे आर्टिकल 73 की बात करें तो सॉरी एक आर्टिकल आता है, और 73वां संविधान संशोधन, एक 73वां यहाँ पे संविधान संशोधन होता है, 73वां संविधान संशोधन होता है। और 73वां संविधान संशोधन कब होता है, ये होता है 1992 में, 1992 में 73वां संविधान संशोधन होता है। और होता किस भाग में है, तो संविधान का एक भाग है, कोई एक आर्टिकल नहीं बल्कि संविधान का एक भाग है जिसका नाम है भाग 4, ठीक है। और ये भाग 4 पंचायतों से ही संबंधित है, ठीक है। अब इसमें जब संविधान में संशोधन होता है तो भाई ये संविधान में संशोधन होने के बाद में ये लागू कब होता है, ये लागू होता है 24 अप्रैल 1 साल बाद, यानी कि 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। और इसी दिन हम पंचायती राज दिवस बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो एक त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की बात करी जाए तो जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है, इस पंचायती व्यवस्था की अगर बात करी जाए तो भाई एक समिति आई थी जिसका नाम था बलवंत राय समिति, ठीक है। बलवंत राय कमेटी की बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति जो थी, ये मेहता समिति आती है। और ये जो है कब आती है, तो भाई ये जो है 2 अक्टूबर की बात करें, 2 अक्टूबर 1959 को, और ये जो है नागौर जिले से इसको शुरू करती है, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती को। तो ये आप थोड़ा सा डेटा यहाँ पे समझ में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल, यहाँ पे देखो नेशनल पंचायत अवार्ड की बात करी जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि पॉवर्टी फ्री एंड जो हमारा और लोकेटेड चीज़ें हैं जिसमें और भी चीज़ें शामिल हैं, उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इन 3 राज्यों को दिया गया है। अगला सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 की बात करें तो हाल ही में क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी बिलो चिप का अनावरण किसने किया है।
तो भाई ये ओपन एआई ने किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने, गूगल ने, टेस्ला ने। देखो सबसे पहली बात तो क्वांटम की बात कर रहे हैं, है ना। तो बात किसकी हुई है, क्वांटम क्षेत्र में भाई एक क्रांतिकारी चिप बनाई गई है जिसका नाम है विलो चिप। अगर मैं यहाँ पे इस विलो चिप की बात करूँ तो भाई ये विलो चिप है क्या, इस विलो चिप की अगर बात करी जाए तो ये विलो चिप क्या है, सबसे पहले तो इसकी ही बात करते हैं। अगर विलो चिप की बात करें तो है क्या चीज़, सबसे पहली बात तो ये क्या चीज़ है, क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है ये, ठीक है। क्या है ये, क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है ये, कंप्यूटिंग एक चिप है। अब दूसरी बात है कि भाई इसकी विशेषता क्या है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी विशेषता क्या है। तो देखिए इसकी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस चिप की जो कंप्यूटर अभी बहुत धीरे काम कर रहा था और बड़ा भी था साइज में जैसे सुपर कंप्यूटर, अब क्या है वो कंप्यूटर बहुत तेज काम करेगा और साइज में भी छोटा होगा। मतलब सुपर कंप्यूटर से लगभग 50 गुना, क्या छोड़ो, बहुत मतलब बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से काम करने वाली है ये, है ना। तो इसकी सबसे पहली बात तो जी स्पीड ज़्यादा होगी और इसकी जो मैं कहूँ कि जो साइज है भाई, इसका साइज की बात करी जाए तो ये साइज होगा छोटा, है ना ये। और इसको विकसित किसने करा है, इसको अगर बात करें यहाँ पे विलो चिप को, तो विकसित किसके द्वारा किया गया है, तो जो इसको विकसित किया है गूगल ने। किसने किया है, ये है आपका गूगल, जिसके द्वारा इसको विकसित किया गया है, गूगल ने बनाई है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भाई ये है आपकी विलो चिप की बात करें तो ये कैसी है, एआई चिप है, जो विलो चिप है एआई चिप, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे क्वांटम के लिए काम करेगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है कि हाल ही में फीफा ने सऊदी अरब को किस वर्ष पुरुष फुटबॉल विश्व कप जो है इसकी मेजबानी प्रदान की है। सऊदी अरब को जो है, देखो पहली बात, फीफा ने सऊदी अरब को किस वर्ष पुरुष फुटबॉल कप की मेजबानी प्रदान करी है। ये 2026 में सऊदी अरब इसको होस्ट करेगा, 2030 में, 2034, 2038। पहली बात तो हर 4 साल में इसको होस्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए देखो इसको स्टार्ट कब से किया गया था, स्टार्ट किया गया था इसको 1930 में। बात किसकी कर रहे हैं हम, मैन फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, मैन फुटबॉल वर्ल्ड कप की तो कर रहे हैं हम बात, ठीक है। स्टार्ट कब किया गया, 1930 में इसको शुरू किया गया, ठीक है। अब देखो इसके हम थोड़े पीछे से लेकर के चलते हैं कि अभी इसका अभी जो इसका 23वां संस्करण होगा, तो जो 23वां एडिशन है इसका 23 एडिशन, अगर इस संस्करण की बात करें तो भाई ये संस्करण कहाँ पर होगा, 23 नंबर का संस्करण एडिशन कहाँ पर होगा, ये होगा 2026 में। और ये कहाँ पर होगा, ये होगा यूएसए, साथ में आएगा मैक्सिको और इसके साथ में कनाडा। तो भाई पूरे तरीके से जो अमेरिका है यहाँ पर इसका 23वां संस्करण होने वाला है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब को किस वर्ष दिया जाएगा, तो इसके बाद अगर यहाँ पे 24वें संस्करण की बात करें, 24वां संस्करण की बात करें तो 24वां संस्करण जो है इसकी बात करें, ये होगा आपका 2030 में। और 2030 में जो संस्करण होगा तो ये कहाँ होगा आपका, स्पेन में, स्पेन के पास में अगर बात करें मोरक्को, पुर्तगाल में, ठीक है। ये बात, अब ये यहाँ पर होगा। अब तीसरी बात करें तो भाई इसके बाद में 25 नंबर का संस्करण कहाँ होगा, 25 नंबर का संस्करण है और ये होगा 2034 में। 2034 की बात करें तो ये कहाँ पर होगा, ये होगा सऊदी अरेबिया में। कहाँ होगा, सऊदी अरेबिया में। अच्छा एक चीज़ नोटिस की है आपने, जो ये 24वां संस्करण है ना, ये 24वां, ये 2030 में होने वाला है और शुरू कब हुआ था, 1930 में। तो आपको एक चीज़ पता चल रही है, ये इसकी 100वीं जयंती होगी और ये आपसे पूछा जाएगा 100वीं जयंती वाला, तो इस पर आप स्टार लगा लेंगे क्योंकि ये हो रही है इसकी 100वीं जयंती, ठीक है। ये हो रही है इसकी 100वीं वर्षगांठ, ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसको आप थोड़ा स्टार मार्क करके रखेंगे, ठीक है। तो भाई ये कब होगा, सऊदी अरब को कब दिया जाएगा, मेजबानी प्रदान करेगा, तो सऊदी अरब करने वाला है 2034 में। आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 10। अच्छा फुटबॉल डे कब मनाते हैं अगर बात करें तो आप मुझे बताएंगे कि जो फुटबॉल दिवस है
ये फुटबॉल डे जो है, फुटबॉल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 25 मई की बात करें, 25 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा। चलिए, तो बाकी चीज़ें आप देखेंगे यहाँ पे। ये फीफा वर्ल्ड कप की बात करें, फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, और मैन वाला होगा फीफा वर्ल्ड कप 2030 में मैंने बात करी है। कहाँ कहाँ होगा? स्पेन, मोरक्को, पुर्तगाल। स्पेन, मोरक्को, पुर्तगाल में होगा। इसके बाद में आप ध्यान रखेंगे 2030 वाले में, 2023 वाला 2026 में होने वाला है, और ये यूएसए, मैक्सिको, कनाडा में होगा। 2034 वाला जो 25वें नंबर का होगा यहाँ पे, तो 2034 की बात करें तो ये कहाँ पर होगा? 2034 वाला ये 25 नंबर का होगा, और ये सऊदी अरेबिया में होगा। ठीक है, चलिए, तो आप इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम कल डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंट डेटा है, आप बस इतना पढ़ लो, और उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में इसी डेटे से सवाल बन जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।